दोस्तों आज का ये वीडियो है उनके लिए। एक तो जो यूएसए वीज़ा का अप्लाई किए हैं, स्लॉट मिला है और इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, और जो इंटरव्यू अटेंड करना चाहते हैं, नथिंग बट जो यूएसए जाने की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरे लोगों को जो फ्यूचर में जाने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो अदर कंट्रीज का टूरिज्म कर रहे हैं, भले वो ऑफिशियल ट्रिप के लिए हो या फिर टूरिज्म के लिए हो। दोस्तों आए दिन मैं देख रहा हूँ कि मेरे को बहुत सारे ईमेल्स आते हैं या फिर मेरे को कमेंट्स आते हैं वीडियो के सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में, और जो लोग मेरे से सर्विस लेने के लिए आते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, दोस्तों मैं बैकवर्ड उनका हिस्ट्री देखता हूँ तो जो भी वो पूछते हैं, सर मैंने यहाँ पे प्रीवियस हिस्ट्री किया था, प्रीवियस कंट्री गया था, यहाँ XYZ कंट्री, और मैं टूरिज्म में गया था विजिटर वीज़ा में, जहाँ मैं 3 महीना रहा, 6 महीना रहा, 6 महीना तो मैक्सिमम है, मिनिमम वो 1 महीना रहे, 2 महीना रहे, एक तो मैं 5 महीना भी देख रहा हूँ। दोस्तों लॉजिकल क्वेश्चन है, जब आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो, कॉन्फ्रेंस के जा रहे हो, कौन सा कॉन्फ्रेंस 3-4 महीने के लिए होता है, 2 महीने के लिए कौन सा कॉन्फ्रेंस होता है, या फिर आप किसी से मिलने के लिए जा रहे हो या फिर टूरिज्म के लिए जा रहे हो, हॉलीडे के लिए जा रहे हो, कौन सा हॉलीडे 2 महीना होता है, राइट? 2 महीना कौन क्या करेंगे आप? 2 महीना कहाँ घूमेंगे? अगर घूमना ही चाहते तो लाखों रुपए, इंडियन करेंसी में बोलूँ तो मैं 10 या 20 लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा आपको, 1-2 महीना रहना पड़ेगा। तो उतना पैसा देखो कोई हॉलीडे में जाएगा? लॉजिकली नहीं। और मैं भी ये केस देखा हूँ दोस्तों, जो लोग ऑफिशियल वीज़ा में गए हैं वो 2 महीना के लिए गए हैं, 3 महीने के लिए गए हैं। मुझे पता है कि कुछ कंपनीज में, टॉप कंपनीज नहीं बोलूँगा, बहुत सारे छोटे कंपनी में नहीं बोलूँगा, मिड साइज कंपनीज क्या करते हैं कि अपना काम निकालने के लिए वो भेजते हैं इंटरव्यू के लिए, या फिर इंटरनल ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, या कुछ आई डोंट नो काम के लिए भेजते हैं, वो मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, वो लंबा समय को भेजते हैं। दोस्तों उनको भी पता रहना चाहिए, जो टॉप कंपनीज होते हैं उनको पता है, वो नहीं करते हैं ऐसा, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही भेजते हैं। जो लोग को, जिस कंपनी को पता नहीं है, वो मतलब 2-3 महीने के लिए भेजते हैं। दोस्तों देखिए, अगर वो भेजते हैं, आप जॉब करते हैं, आप मना तो नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर में आपको दिक्कत होती है जब आप यूएसए वीज़ा अप्लाई करें, या फिर अगर ऐसा आता है, ऑप्शन आता है, आपको ऑफर आता है कि कंपनी से आपको जाना पड़ रहा है B1 B2 में, और वहाँ पे कुछ लॉन्गर टाइम ठहरना पड़ता है, आप डिसीजन ले सकते हैं कि जाना है या नहीं, या फिर उनको रिक्वेस्ट करते हैं, सर इतना ड्यूरेशन के लिए मैं नहीं जा सकता इस वीज़ा में, मैं 1 महीने तक जा सकता हूँ, मैक्सिमम 1 मंथ, मैक्स 45 डेज। जो कन्विंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मुश्किल है एम्बेसी को, राइट? फिर भी अगर वो कहे, कोई भी कंपनी कहे कि 3 महीने के लिए जाके आओ, 6 महीने के लिए जाके और B1 B2 वीज़ा में, पहली बात तो वीज़ा मिलेगा नहीं आपको, ये रीज़न देंगे तो। दूसरी बात, अगर आपके पास ऑलरेडी है वीज़ा, देखिए एग्जांपल मेरे पास भी है, अगर आपके पास भी वीज़ा है, अगर आप प्लान कर रहे हो कि ऑफिशियल विजिट में कहीं जा रहे हो लंबे समय के लिए, जाना मत, रिक्वेस्ट कीजिए कंपनी को कि थोड़ा ड्यूरेशन कम करने के लिए, चाहे तो बाद में भी जाए। अब बात करते हैं कि क्या दिक्कत आती है। दोस्तों दिक्कत तब आती है जब आप यूएसए वीज़ा के लिए, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, वो पासपोर्ट देखते हैं, प्रीवियस हिस्ट्री की, मतलब 3 महीना रहे हो आप, वो पूछेंगे कि 3 महीना क्या किया, वो बोलेंगे कि आप बोलोगे, जवाब दोगे कि मैं टूरिज्म के लिए गया था, हॉलीडे के साथ, फ्रेंड के साथ, या अकेले, या फिर फैमिली के साथ। ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि जस्टिफाई करने के लिए आपने 3 महीना हॉलीडे में क्या किया, क्यों गए, ऐसा हॉलीडे होता नहीं इतना लंबा। हाँ, एक रीज़न हो सकता है, कोई फैमिली पर्सन हो। देखिए अगर मैं खुद एप्लीकेंट हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता कि मैं ब्रदर के साथ या सिस्टर के साथ जाकर रहा उस XYZ कंपनी में, कंट्री में, मैं काम काज छोड़ के रहूँगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता, राइट? अगर आप भी हो, हाँ एक है कि लेडीज़ में भाभी बहन कोई अपने रिलेटिव के साथ, या माता पिता जो बुजुर्ग है वो रिलेटिव के साथ 1-2 महीना रह के आई, वो लॉजिकल है, उनको ये कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन आप लोग जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, लंबे समय तक किसी के घर में रह के आना, वो मतलब लॉजिकल नहीं है, बहुत ही मुश्किल है कन्विंस करना, वो हो नहीं पाएंगे कन्विंस। उसी तरह दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी से गए हैं किसी कंट्री में, वहाँ पे 3-4 महीना ठहर के आए, मैं बोलूँगा कि 1 महीने से ज़्यादा नहीं ठहरना है, मैक्सिमम 45 डेज। अगर 2 महीने से ज़्यादा, यानी कि 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना रह के आए किसी कंट्री में ऑफिशियल विजिट में, अगर आप कहते हैं कि मैं मीटिंग के लिए गया था, कॉन्फ्रेंस के लिए गया था, किसी बिजनेस के लिए गया था, या फिर इंटरनल ट्रेनिंग के लिए गया था, वो मानेंगे नहीं, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मेजॉरिटी केसेस में ये वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, मैं देखा हूँ अपनी हिस्ट्री में। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट यही है, अगर कोई जाने वाला है किसी कंट्री में किसी काम के लिए और फ्यूचर में यूएसए जाने का प्लान है, ज़्यादा ड्यूरेशन ठहरना मत B1 B2 में। अगर किसी को ज़्यादा ड्यूरेशन ठहरना है, उस अलग कैटेगरी में अप्लाई कीजिए, जो कि वो डिफरेंट कैटेगरी आता है लंबे समय के लिए, टेम्परेरी वीज़ा आते हैं, टेम्परेरी वर्क परमिट आते हैं, लॉन्गर वर्क परमिट आते हैं, उसमें अप्लाई करके जाइए। लेकिन B1 B2 वीज़ा में लंबे समय तक मत रहिए। उसके बाद ये केस लेके मेरे पास मत आना, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, मेरा टाइम भी वेस्ट होगा, क्योंकि लंबे समय तक किसी कंट्री में हो, आप यूएसए वीज़ा अप्लाई करेंगे, उनको डाउट आ जाता है। हाँ, ये नहीं कहता कि मैं आपका रिजेक्ट ही होगा, अप्रूव नहीं होगा, अप्रूव करवा सकते हैं, जस्टिफाई करना पड़ेगा, इसके लिए जस्टिफिकेशन देख के
पर्पस ऑफ करंट विजिट का देके कर सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत ही कम है। तो ये गलती करना ही मत, मतलब रूम ही दो मत ना, ये जड़ से उखाड़ दो। किसी भी कंट्री में B1 B2 या फिर विजिटर वीज़ा में जाएंगे, लंबे समय तक रहना नहीं है। घूमने के लिए जा रहे हैं, 1-2 हफ्ता घूम के वापस आइए। किसी के साथ रहना है, फैमिली के साथ थोड़ा दिन रह के आइए, 15 दिन 1 महीना, या फिर किसी मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं, 1-2 हफ्ता में मीटिंग खत्म करके वापस आइए। सिंपल थिंग, ज़्यादा लंबा मत कीजिए, ज़्यादा पंगा मत कीजिए, मतलब ये प्रॉब्लम हो जाता है अपने फ्यूचर विजिट के लिए। सिर्फ यूएस की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी और कंट्री में, यूके में या कोई भी एक कंट्री में जाएंगे, स्टैंडर्ड कंट्री में, और उनको लगता है कि इसी केस को लेके जाओगे, अगर उनको लगता है कि लंबे समय में आप विजिटर वीज़ा में रहे और उनको लगता है कि इलीगली इस वीज़ा में आप जॉब किए होंगे वहाँ पे, तो चांसेस होता है कि रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे कि कनाडा में भी ये अप्लीकेबल है, राइट। कनाडा या यूएस भी आजू बाजू में है, तो सिमिलर पॉलिसीज है। तो लंबे समय में किसी भी कंट्री में रहना नहीं है, विजिटर वीज़ा में, टूरिस्ट वीज़ा में। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी कंट्री में विजिटर वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा में ज़्यादा टाइम नहीं रहना है। और अगर आपको किसी भी कंट्री में ज़्यादा समय रहना है, पर्टिकुलर वीज़ा में अप्लाई करके जाइए। फैमिली वीज़ा हो सकता है, K1 वीज़ा हो सकता है, या फिर वर्क परमिट हो सकता है। तो चलिए, आज का वीडियो अच्छा लगे, आपको सहायता हो, आपको कुछ नॉलेज मिला इस वीज़ा के बारे में, तो लाइक कीजिए। और जो भी यूएसए वीज़ा अप्लाई करने की सोच रहे हैं या फिर किसी कंट्री में कहीं जाने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो उनसे शेयर करें, उनको भी पता चले। और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और ये वीडियो सबसे पहले देख रहे हैं, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और उस नोटिफिकेशन बिल को हिट कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो में टाइम टू टाइम लाता रहूँ और तुरंत आपको पता चले। दोस्तों, अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, मेरी सहायता चाहिए आपकी यूएस वीज़ा इंटरव्यू का प्रिपरेशन करने के लिए, तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। आपकी हेल्प करूंगा यूएसए वीज़ा इंटरव्यू प्रिपरेशन में, जिसमें 4 स्टेप आते हैं। एक तो आपका प्रोफाइल असेसमेंट किया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, कम है ज़्यादा है, उसको एडजस्ट किया जाएगा या फिर कंपाइल किए जाएंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस और आंसर्स प्रिपेयर करेंगे आपके प्रोफाइल के हिसाब से। उसके बाद मॉक सेशन होगा, एक नॉर्मल डिटेल मॉक सेशन होगा। उसके बाद एक फाइनल मॉक सेशन होगा। इसमें दोस्तों क्या होता है कि हम आपके प्रोफाइल के हिसाब से तैयारी करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मॉक सेशन से क्या होता है कि आपको एक प्रैक्टिस हो जाता है, जैसे इंटरव्यू वहाँ पे कंसुलेट में था, ऐसा इंटरव्यू। तो चलिए, मुझे ईमेल कीजिए, हम बात करते हैं बाद में।